आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो हमें पता है कि एलिमेंट्स जो है वो ऐसे तो तीन कैटेगरी में डिवाइड है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, जो अभी तक 118 एलिमेंट के डिस्कवर हुए हैं उनको पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया है ना, इन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स। ठीक है, बट ये आज का टेबल रातों रात नहीं आया था ना, इसके पीछे भी हिस्ट्री है। जैसे हमने देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम सीधा क्वांटम मैकेनिकल मॉड्यूल हमने नहीं पढ़ा था। वी स्टार्टेड विद जे थॉमसन, हमने उनका फेलियर पढ़ा, फिर हमने बात की रदरफोर्ड की मॉडल की, उसका फेलियर पढ़ा, फिर बोर के मॉडल का, उनका फेलियर पढ़ा, और फिर हम आए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, और अब हम नया कॉन्फ़िगरेशन, नया स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। राइट, सेम चीज आपकी पीरियोडिक टेबल के साथ भी थी। ठीक है, क्या लिख रहे हो भैया, कुछ नोट्स कर रहे हो? ठीक है, तो सेम चीज पीरियोडिक टेबल के साथ भी हुई। अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की, डिवाइड करने की कोशिश की। कुछ तो पहले सिर्फ एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल के और मेटलॉइड तीन पार्ट में ही डिवाइड कर रहे थे, पर सिर्फ अगर आप तीन ही ग्रुप बना के छोड़ दोगे तो मेटल के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेटल होते हैं। कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, कुछ मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं, कुछ एकदम लीस्ट रिएक्टिव और कुछ एकदम अनरिएक्टिव। तो आप सिर्फ मेटल कैटेगराइज करके नहीं छोड़ सकते, आपको मेटल के अंदर भी सब डिविजन्स करने होंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक मेटल नॉन मेटल कैटेगरी सिर्फ काम नहीं आएगी, इतना क्लासिफिकेशन काम नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने कुछ कुछ प्रॉपर्टी यूज करके एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। उनमें एक थे डॉबरनियर। ठीक है, एक थे डॉबरनियर, ये आप लोग 10th में पढ़े होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का थोड़ा सा पार्ट 10th में था, अब वो रिमूव हो गया क्योंकि आपको यहाँ तो पढ़ना ही है 11th में, तो 10th में से वो चैप्टर रिमूव हो गया है। ठीक है, बट आप लोगों ने पढ़ा है, तो वहां पे आप लोगों ने डॉबरनियर पढ़ा होगा। वहां अपने डॉबरनियर के बाद आए थे न्यूलैंड, उनके बारे में पढ़ा होगा। उसके बाद आए थे मेंडलीव, उनके बारे में पढ़ा होगा। तब जाके उसके बाद आए थे मोज़ले, हेनरी मोज़ले, जिनका टेबल हम आज भी फॉलो करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो एक एक करके हम पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे कि पहले डॉबरनियर ने क्या बोला, उनका क्लासिफिकेशन मॉडल क्यों फेल हुआ, फिर न्यूलैंड ने क्या बताया, उन्होंने कैसे क्लासिफाई करने की कोशिश करी, फिर हम आएंगे मेंडलीव में, एंड देन हम मोज़ले में आएंगे। मोज़ले का एक टेबल तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना, एक क्लास में मैंने पूरा टेबल बना दिया था ना, याद है आप लोग को, वेयर वी हैव मेड 18 रोज, 18 रोज यानी कि 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। हम ग्रुप्स एंड पीरियड्स बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स। ठीक है, तो स्टार्ट अपन डॉबरनियर से करेंगे कि डॉबरनियर ने क्या बोला था, उन्होंने कैसे क्लासिफाई करने की कोशिश करी थी। डॉबरनियर ने क्या बोला कि उन्होंने एटॉमिक मास को यूज किया एज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम या एलिमेंट। एटॉमिक मास एक प्रॉपर्टी होती है ना एटम की, उसका एक एटॉमिक मास होता है, उसका एक एटॉमिक नंबर भी होता है, राइट। बट उन्होंने एटॉमिक मास को चूज किया फॉर डिफाइनिंग द प्रॉपर्टीज। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? और उन्होंने अपने अपने समय, उनके समय जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए होंगे, 118 तो अभी में डिस्कवर हुए ना, उनके समय 118 नहीं रहे होंगे, कम रहे होंगे एलिमेंट्स। तो उनके समय जितने एलिमेंट थे उन्होंने उसको एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अगर जिसका एटॉमिक मास छोटा उसको पहले रखा,
बड़े वालों को बाद में रखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया या ऐसे उन्होंने अपने एलिमेंट्स को प्लेस किया इन अ ग्रुप ऑफ 3, इन अ ग्रुप ऑफ 3। उस ग्रुप को हम कहते हैं ट्रायड। ट्रायड एक जनरल सा इंग्लिश वर्ड है, जैसे अपन 2 के लिए पेयर यूज करते हैं, 4 चीजों को बताने के लिए क्वाड यूज करते हैं ना। क्वाड्रुपेड्स बोलते हैं ना, जो ऐसे जानवर जिनके 4 पैर हैं उनको हम क्वाड्रुपेड्स बोलते हैं, राइट। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो वैसे ही 3 चीजों के ग्रुप को हम ट्रायड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में डिवाइड किया। जैसे एक ट्रायड का एग्जांपल बता रहा हूं, उनका जो ट्रायड था वो था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये उनका एक ट्रायड था, 3 एलिमेंट का ग्रुप है ये। और उन्होंने ये बोला कि इन 3 एलिमेंट के ग्रुप में जो मिडिल एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास आजू बाजू वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। जैसे इसका एटॉमिक मास कितना होता है 7 लिथियम का, एंड पोटेशियम का होता है 39, पोटेशियम का होता है 39। दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगा, ऐसे निकालते हैं पर मैथ्स में एवरेज। तो 39 प्लस 7 हो जाएगा आपका 46, 46 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 20। और सोडियम का एटॉमिक मास 23 ही होता है। तो यहाँ उनका ट्रायड काम कर रहा था, बट वो सारे एलिमेंट्स को ऐसे ट्रायड में ब्रेक नहीं कर पाए या डिवाइड नहीं कर पाए। कुछ 2-3 ट्रायड उनके सही बने थे, बाकी ट्रायड में ये ऑब्जर्वेशन नहीं दिख रही थी हमें। तो अल्टीमेटली उनका जो मॉडल था, उनका जो क्लासिफिकेशन करने का तरीका था, वो फेल हो गया। समझ में आ रही बात? इनके बाद आए थे न्यूलैंड। उन्होंने नाम भी दिया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था उनका नाम। मतलब उन्होंने जो क्लासिफिकेशन का रूल दिया था, उन्होंने उसको एक नाम दिया था, एंड दैट वाज लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव वर्ड आया है आपका 8 से, है ना, 8। उन्होंने कहा जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करोगे, उन्होंने भी एटॉमिक मास को मेन क्राइटेरिया लिया डिवाइड करने का। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? तो जब उन्होंने भी ऐसे ही एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में एलिमेंट्स को प्लेस किया, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एवरी 8th एलिमेंट इज रिजेंबलिंग द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब 8वां एलिमेंट पहले जैसा था। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, लिथियम के बाद उन्होंने प्लेस किया था बेरिलियम को, बोरॉन को, कार्बन को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, ठीक है, फ्लोरीन को। उस समय नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, इसलिए नियॉन नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर सोडियम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पहला और 8वां एक जैसा होगा। अब इसका भी 8वां देखते हैं। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, इसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन तो नहीं था उस समय, पोटेशियम। सोडियम के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां एलिमेंट सोडियम के हिसाब से उसके जैसा होगा। सेम चीज बेरिलियम के लिए 8वां कौन सा होगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के 8वां कौन सा होगा? कैल्शियम। तो ये तीनों एक जैसे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं। बोरॉन के बाद 8वां होगा एल्यूमिनियम, एंड सो ऑन। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो ये ऑब्जर्वेशन भी ना पहले 20 तक सेम था, सही था, कैल्शियम तक। उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन भी उनका फेल हो गया। तो उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था कि उन्होंने ये बोला था कि जैसे जो बोलते हैं ना आपके म्यूजिक के टोन्स, सारे सारे गा मा पा गा नी सा, तो पहला और 8वां सेम होगा, सा रे गा मा पा गा नी सा। वापस आया ना, ये स्टार्ट किया था स से, वापस सा आ गया। मतलब द 8th नोट इज सेम एज द फर्स्ट नोट ऑफ म्यूजिक। वैसे उन्होंने यहां भी बोला कि फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू 8, तो सेकंड 9 के बराबर होगा, थर्ड 10 के जैसा होगा। समझ में आ रही बात? बट ये भी कैल्शियम के बाद फेल हो गया, हेवियर एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? तो ये 2 आपके पहले के क्लासिफिकेशन थे एलिमेंट्स के जो फेल हो गए थे। इनके बाद जो तीसरे आए थे वो थे मेंडलीव। मेंडलीव का भी तरीका तो बेस तो यही था, सब एक्चुअली गलती यही कर रहे थे सब एटॉमिक मास के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज सोच रहे थे। बट एटॉमिक मास का तो कोई रोल ही नहीं होता है प्रॉपर्टी में। क्यों? क्योंकि देखो बॉन्डिंग किसके साथ होती है? इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तब जाके बॉन्ड बनती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड। पढ़े ना अपन दो टाइप की बॉन्ड, एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होती है जो मेटल नॉन मेटल के बीच में बनती है, और नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनती है शेयरिंग करने से। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बना रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करनी चाहिए, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। मास का मतलब क्या है? मास इज नथिंग बट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें तो इलेक्ट्रॉन का रोल ही नहीं है। तो आप फिर एटॉमिक मास को कैसे एक क्राइटेरिया बना सकते हो फॉर डिवाइडिंग द एलिमेंट्स या फॉर क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स? तो उनका एक्चुअली क्राइटेरिया ही गलत। मेंडलीव भी यही क्राइटेरिया यूज करके उन्होंने भी डिवीजन किए, बट ठीक है मेंडलीव थोड़े से अच्छा उनका अचीवमेंट था, इन दोनों से बेटर क्लासिफिकेशन था, पर गलत था वो भी। But there were some merits in Mendeleev's classification of elements. कुछ मेरिट्स, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी मेंडलीव की टेबल में थे, बट इनका तो क्लासिफिकेशन एकदम ही गलत। और जो आज हम पढ़ते हैं वो टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन फर्स्ट है तो उसका एटॉमिक नंबर 1, हीलियम सेकंड है तो उसका एटॉमिक नंबर 2, लिथियम थर्ड है तो उसका एटॉमिक नंबर 3 एंड सो ऑन। जो 118वां एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर 118 होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो अभी जो टेबल अरेंज है वो अरेंज है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। और जो हम तीन पिछली पढ़ने वाले हैं, डॉबर्नियर, न्यूलैंड एंड मेंडलीव, दे आर अरेंज्ड इन विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास। ये उनका मेजर फॉल्ट था एक्चुअली क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इतने बार बोल रहा हूं मैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है समझ में आ गया ना? डिवाइडिंग द एलिमेंट्स इनटू सम ग्रुप्स। पर हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं? Why we are classifying the element? इतना सब तामझाम क्यों कर रहे हैं? इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल क्यों बनाए हैं? क्या जरूरत पड़ी? ताकि हमें प्रॉपर्टीज याद रहे। आप 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं याद रख सकते ना, सबकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं याद रख सकते, राइट? रख सकते हैं क्या? नहीं ना। बट जब आप उस 118 को 8 या 10 या 15 ग्रुप में डिवाइड कर दो तो उन 15 ग्रुप की प्रॉपर्टी याद रखना आसान है। तभी तो आप लोग को भी अलग अलग पढ़ाते हैं ना। मैं यहाँ पे हर क्लास का एक एक बच्चा बैठा दूं, 7th का एक बच्चा बैठा, 8th का एक बच्चा बैठा, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, 7 बच्चे बैठे हैं, हर क्लास का एक बच्चा बैठा है, क्या पढ़ाऊंगा मैं बताओ? ये बोर्ड को 7 पार्ट में डिवाइड करो ना करूंगा कि पहले मैं 7th को पढ़ाऊंगा फिर। समझ रहे हैं? तो यहाँ हमने कैसे क्लासिफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास, कि आप कौन सी क्लास में। गलत क्लासिफिकेशन कब होता? अगर मैं आपको डिवाइड करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कूल्स, कि केपीएस वाले उस रूम में बैठेंगे, केवी वाले इस रूम में बैठेंगे, तो गड़बड़ होता ना। तो केवी वाले 7th वाला बच्चा भी केवी वाला यहाँ बैठा है और 9th वाला बच्चा भी केवी वाला यहाँ बैठा है, तो ये गलत तरीका होगा क्लासिफिकेशन का। तो ये गलत तरीके हैं क्लासिफिकेशन। तो सही तरीका क्या होगा? आप लोग की क्लास के हिसाब से आपको डिवाइड किया जाए, वही सबसे बेस्ट तरीका है। तभी हम उसको प्रॉपर तरीके से हम क्लासेस कंटिन्यू कर पाएंगे। समझ गए ना? तो वैसे ही एटॉमिक नंबर इज द राइट वे ऑफ डिवाइडिंग या क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स। और क्लासिफाई क्यों करते हैं? जस्ट टू मेक देयर स्टडी इजियर। आपको अगर उनकी केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको सारे एलिमेंट्स की केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़ना मतलब उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो आपको उन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आप बोल सकते हो कि हाँ इस ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ये सेट है। हर 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद रखना मुश्किल है, बट इफ यू आर डिवाइडिंग दैट 118 एलिमेंट इनटू 10 ग्रुप्स, तो 10 ग्रुप की प्रॉपर्टी याद रखना आसान है। दैट इज व्हाई वी क्लासिफाई द एलिमेंट्स। क्योंकि क्वेश्चन में कैसा आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन एंड व्हाई डू वी क्लासिफाई? क्लासिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया हमको कि डिवाइडिंग द एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और वो ग्रुप्स के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, तभी तो अपन ऐसे डिवाइड किया ना। प्रॉपर्टीज ऑफ देयर एलिमेंट्स आर सिमिलर। ठीक है, एंड व्हाई डू वी क्लासिफाई? तो इट मेक्स देयर स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इजियर, सिंपलर हो जाएगी, हम रिलेट भी कर पाएंगे, है ना। अगर जैसे मैं बोलूं कि हाँ ये एलिमेंट का साइज इतना है, तो इनके बाद वालों का एलिमेंट का साइज इससे ज्यादा होगा, हम अरेंज कर पाएंगे, हम आजू बाजू वालों के बीच में रिलेशनशिप बना पाएंगे कि हाँ इस ग्रुप का एलिमेंट का साइज इस ग्रुप के एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम उनकी प्रॉपर्टी, तभी तो अपन चैप्टर का नाम में दो चीजें लेते हैं। एक तो उनको एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे पहले, और फिर हम उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उनकी प्रॉपर्टी, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी? पीरियड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड?
वो तो ठीक है, आप वो अलग चीज बोल रहे हो कि हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड बोलते हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। इन जनरल पीरियड का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। हम बोलते हैं टाइम पीरियड, एक पेंडुलम का टाइम पीरियड इतना है, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, वो यहाँ तक जाएगा और यहाँ आने में कितना टाइम लेगा, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय टाइम पीरियड। तो यहाँ पे पीरियड का मतलब क्या है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है? लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड लिथियम की प्रॉपर्टी रिपीट हुई सोडियम के अंदर, आफ्टर सर्टेन पीरियड प्रॉपर्टी फिर रिपीट हुई पोटेशियम के अंदर। समझ रहे हैं ना? तो ये कहना, इससे तो उसको अपन लोग पीरियड बोल रहे हैं। बाय हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड, क्योंकि इस पीरियड के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हुई, इस पीरियड के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हुई। इसको देखो, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद ये पूरा पीरियड निकला, फिर जाके मैग्नीशियम आया, मैग्नीशियम के बाद ये पूरा पीरियड निकला, उसके बाद जाके कैल्शियम आया। तो प्रॉपर्टीज आर रिपीटिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसलिए प्रॉपर्टीज को अपन क्या बोलते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, बिकॉज दोस प्रॉपर्टीज आर रिपीटिंग आफ्टर सर्टेन पीरियड्स। टाइम मत बोलना, तो यहाँ पर टाइम का कोई रोल नहीं है ना। आफ्टर सर्टेन पीरियड प्रॉपर्टीज आर रिपीटिंग। समझ रहे हैं? आप फिर से कुछ पीरियड लो, पोटेशियम के नीचे जो रुबिडियम आता है वो पोटेशियम के जैसा होगा, अगेन प्रॉपर्टी रिपीटेड, एक जैसी प्रॉपर्टी होगी ना इन चारों की। समझ रहे हैं? तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये तो अपन आज भी फॉलो करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आज भी एक ही ग्रुप में है। दे ऑल आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जो डॉबरमियर ने भी तीनों को साथ में रखा था, न्यूलैंड के हिसाब से भी ये तीनों साथ में थे, और मेंडलीव के हिसाब से भी तीनों साथ में ही होंगे। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा एक आध डेफिनेशन कुछ लिखते हैं, क्लासिफिकेशन का क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब, एंड व्हाई डू वी क्लासिफाई, फिर अपन एक एक करके इनके हिस्ट्री में आते हैं। ठीक है? ओके, देखो नीचे करें क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मींस, क्लासिफिकेशन मींस, क्लासिफिकेशन मींस dividing dividing the various elements, dividing the various elements into different groups, into different groups, into different groups, such that such that such that such that similar elements are present in a group, such that similar elements are present in a group. उसका classification is necessary, classification is necessary, classification is necessary to systematize, system लिखना पूरा system, फिर ATIZ, to systematize the study of the properties of, to systematize the study of the properties of various elements and their compounds, various elements and their compounds, to systematize the study of the properties of various elements and their compounds. Yes, that is TIZD. Systematize the study of the properties of various elements and their compounds. ठीक है? नेक्स्ट एक टेबल, एक पीरियोडिक टेबल का भी डेफिनेशन लिख लो, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, पीरियोडिक टेबल में बी डिफाइंड एज द टेबल, पीरियोडिक टेबल may be defined as the table periodic table may be defined as the table which classifies which classifies which classifies
all the known elements, which classifies all the known elements, all the known elements, मतलब उस समय कितने भी जो भी known होंगे एलिमेंट वो क्लासिफाई करेगा, all the known elements in accordance with their properties, 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 in such a way that, in such a way that, in such a way that, ऐसी कुछ भी अपन रैंडम नहीं रख देंगे ना कि इस ये एलिमेंट यहाँ रख दो, ये एलिमेंट यहाँ रख दो, ऐसा नहीं, हम सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखते हैं ना, such that, such a way that, sorry, elements with similar properties, such a way that elements with similar properties, elements with similar properties are grouped together, are grouped together. Elements with similar properties are grouped together in the same vertical column, in the same vertical column, in the same vertical column. And dissimilar elements are separated from one another. And dissimilar elements are separated from one another. And dissimilar elements are separated from one another. ठीक है? एक लाइन डालना, historical development of periodic table, historical development of periodic table. ठीक है, एक दिन में नहीं बनी थी टेबल, बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग तरीके के कंसेप्ट निकाल के टेबल को बना रहे थे, है ना, एंड फाइनली मोज़ले का टेबल फाइनल हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको हम बोलते हैं। तो फर्स्ट लिखना है इसमें डॉबरमेयर्स ट्रायड्स, फर्स्ट डॉबर DOBEREINPER Dobermeyer's tryouts, DOEBEREINER Dobermeyer's tryouts। ठीक है, मैं समझा दिया हूँ, ठीक है, इसके बारे में अपन लिख लेते हैं, इसको लिखना नीचे। He arranged similar elements in groups of 3. He arranged similar elements in groups of 3, in groups of 3, and showed that, and showed that, and showed that their atomic weights were, showed that their atomic weights were either nearly the same, or the atomic weight of middle element, or the atomic weight of the middle element was approximately the arithmetic mean of, average भी लिख सकते हैं, arithmetic mean of the other two, ठीक है, और इन्हीं 3 एलिमेंट के ग्रुप को अपन ट्रायड्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिखना है, ये लिथियम सोडियम पोटेशियम का एग्जांपल लिख के लेंगे, लिख लो, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 7, पोटेशियम का 23 होता है, एंड सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम का 39,
आप एवरेज निकाल लो, आपको 23 मिलेगा। 39 + 7/2 इज 46/2, दैट इज 23। ये एक फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका ट्रायड का। एक और लिखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का है 35.5 का एवरेज निकालना आपको, एंड आई का है 127। निकालो तो एवरेज कितना आएगा? 35.5 + 127/2। बताना ये वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ? क्या थी? हाँ, इससे निकालो तो पहले एवरेज करके। बीच वाले का मास आजू बाजू वालों का एवरेज है ना, निकालो कितना आ रहा है। ऐड करने पे कितना ऐड कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 162.5। हाँ 32.5 है ना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 81.25, राइट? 81.25 आ रहा है, ये 80 होता है, ठीक है। इसलिए अपन अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं। फर्स्ट केस के लिए एग्जैक्ट आ गया 23, बट सेकंड में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, ठीक है। एक और देखो, थर्ड एक और ट्रायड, कैल्शियम। ये कैल्शियम होता है आपका, फिर एसआर आपका स्ट्रोंशियम, एंड बीए आपका बेरियम। कैल्शियम का होता है 40 एंड बेरियम का है 137। देखो तो एवरेज कितना आ रहा है? Forty plus 137/2, that is 177/2, 88.5। इसका होता है 87.5, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली सेम या तो एग्जैक्टली सेम। एवरेज ये दिया है, 88 दिया है, ठीक है। ठीक है, इसका ड्रॉबैक लिखो, ड्रॉबैक नहीं है क्लासिफिकेशन का। द मेजर ड्रॉबैक was that the major drawback was that the major drawback was that the concept of triads could be applied only to a the concept of triads could be applied only to a limited number of elements. Limited number of elements. Limited number of elements. तो ये सोच के रिजेक्ट कर दिया इनका मॉडल कि ये इत्तेफाक हो सकता है, कोइंसिडेंस, कि बीच वालों का आजू बाजू वालों का मास का एवरेज आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है। और अगर ये लॉ बनता फाइनल, तो ये चीज सब में अप्लाई होनी चाहिए थी ना। आज जो हम लॉ सारे पढ़ते हैं, जितने भी न्यूटन के लॉ पढ़ते हैं, जो भी हमने जितने भी रूल पढ़े हैं अभी तक, वो सब में अप्लाई होते हैं ना। एक आध एक्सेप्शन समझ में आता है, थोड़े बहुत एक्सेप्शन हम मान सकते हैं, बट यहाँ तो ऐसा हो कि ये 3-4 ट्रायड बस बने, बाकी सारे एलिमेंट तो आप ट्रायड में फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये तो एक फेल्यूर होगा। दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्शन कि 50 में से 9 बना रहे हैं, बाकी 41 एक्सेप्शन है। इसको थोड़ा बोलिए 41 बनाने चाहिए थे, 9 एक्सेप्शन बोल सकते थे, समझ रहे? इसलिए सिर्फ एक मेयर कोइंसिडेंस बोल के इनके मॉडल को, इनके क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। इनके बाद सेकंड लिखना, सेकंड लिखो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स कैसा गाना ना, साइंटिस्ट का नाम है ये, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। तो उसके इनके भी बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। when the lighter elements, क्योंकि ये भी कैल्शियम के बाद फेल हो गया था ना, हेवियर एलिमेंट में ये रूल भी फेल था, ठीक है। तो when the lighter elements were arranged when the lighter elements were arranged
and the lighter elements were arranged in order of their increasing atomic weights. In order of their increasing atomic weights, comma, the property of every eighth element the properties of every eighth element were similar to those of the first one. आप कोई भी एक एलिमेंट करो उसका आठवां एलिमेंट उसके जैसा होगा, ये है इसका मतलब, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहला और आठवां एक जैसे हो, हर एलिमेंट का आठवां एलिमेंट जो आप काउंट करोगे ना वो सेम होगा। अभी अपन देखे ना कि लिथियम के जैसे सोडियम था, सोडियम के जैसा पोटेशियम था, फिर लिथियम के बाद आपका क्या था बेरिलियम, बेरिलियम के जैसे मैग्नीशियम था, और मैग्नीशियम के जैसे कैल्शियम था, बोरोन के जैसे एल्यूमिनियम था, एंड सो समझ रहे हैं ना। तो ऐसा सिर्फ पहला और आठवां के लिए नहीं बोल रहे अपन, हम हर एलिमेंट के लिए बोल रहे हैं कि हर एलिमेंट के बाद आप आठवां गिनोगे तो वो उसके जैसा होगा। बट ये भी सिर्फ लाइटर के लिए एप्लीकेबल था, हेवियर वाले में ये भी थे, ठीक है। तो क्या लिखे, जस्ट similar to those of the first one, like the eighth note of a musical scale, like the eighth note of a musical scale, like the eighth note of a musical scale, ठीक है। उन्होंने भी अरेंज कर दिया एलिमेंट को एटॉमिक मास के हिसाब से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। एवरी एट एलिमेंट, ये आपका लिथियम है तो इसके लिए एट एलिमेंट आपका सोडियम हो जाएगा, समझ रहे हैं। सोडियम के लिए एट एलिमेंट आपका पोटेशियम हो जाएगा। तो वो देखो एक कॉलम में भी फॉलो हो रहे हैं ना वो, ये तीनों एक जैसे एक ही कॉलम में है, ये तीनों एक जैसे एक ही कॉलम में, आज भी, आज के टेबल में भी ये छह एलिमेंट ऐसे ही। आज भी बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। ठीक है। अब इसका फेलियर क्या था कि ये सिर्फ कैल्शियम तक लागू हो रहा था, हेवियर एलिमेंट के लिए ये भी फेल हो रहा था, तो कितना नीचे ड्रॉबैक। This classification was also discarded. This classification was also discarded. This classification was also discarded since it was applicable to only, since it was applicable to only, since it was applicable to only lighter elements, since it was applicable to only lighter elements having atomic mass up to 40, कैल्शियम का 40 था, having atomic mass up to 40. ठीक है। थर्ड लिखना मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, अगला मेंडलीव्स, MENDELEVS, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेरे ये भी मार्क्स को ही फोकस कर रहे थे, इनका लॉ भी मार्क्स के ऊपर ही है। लॉ का स्टेटमेंट लिखना नीचे, it states that the physical and chemical properties of elements, the physical and chemical properties of elements, the physical and chemical properties of element are a periodic function of their
are a periodic function of their atomic weights. The physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic weights. समझ में आ रहा है? मतलब एलिमेंट्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है? एटॉमिक वेट्स पे. दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स. मतलब आप जब एटॉमिक वेट्स के हिसाब से उनको अरेंज करोगे तो प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी. ये मेंडली बोल रहे थे. तो ऑक्टेव भी यही था, गवर्नियर भी यही था. सब एटॉमिक मास के हिसाब से ही एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे. ठीक है. That is when the elements are arranged in. That is when the elements are arranged in. That is when the elements are arranged in order of their increasing atomic weights. Order of their increasing atomic weights, comma, elements with similar properties are repeated after. In order of their increasing atomic weights, comma, elements with similar properties, elements with similar properties are repeated after certain regular intervals. Are repeated after certain regular intervals. ठीक है. इनके टेबल की कैरेक्टरिस्टिक लिखना. थोड़ा इन्होंने अच्छा काम किया था. ठीक है. कुछ इनके पॉइंट्स हैं मेरिट्स के, उसका अपन इनका टेबल भी डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या होता है. नीचे लिखना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. इसी में सब हेडिंग है. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. At the time of Mendeleev, जब मेंडलीव टेबल बना रहे थे या क्लासिफाई कर रहे थे ना, उस समय सिर्फ 63 एलिमेंट्स से डिस्कवर्ड थे. आज जितने उसके भी आधे से कम. आधे से थोड़े से कम. ठीक है. 59 होगा ना. 118 का आधा कितना हो जाएगा? 59. उससे थोड़े ज्यादा 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे. तो एट द टाइम ऑफ मेंडलीव only 63 elements were known. At the time of Mendeleev, only 63 elements were known. He divided the 63 elements into 9 vertical columns. 9 vertical columns. ब्रैकेट में ग्रुप लिखना. 9 वर्टिकल कॉलम्स, ब्रैकेट में ग्रुप, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज. 7 हॉरिजॉन्टल रोज. ब्रैकेट में डिफरेंट. ठीक है. उन रोज और उन कॉलम्स की नंबरिंग भी की थी उन्होंने. तो नेक्स्ट लाइन में लिखना the groups were designated as in Roman numbers. ग्रुप्स के नाम कुछ ऐसे थे 0, 1, 2, 3 एंड अप टू 8. 0 को मिला के 9 ग्रुप हो जाएंगे ना पूरे. 1 से 8 तक 8 हुए, और 0 को भी काउंट करोगे तो टोटल 9 ग्रुप. तो उन्होंने ऐसे उनको नाम दिए थे. ठीक है. और हर ग्रुप को एक्सेप्ट 0 और 8, हर ग्रुप को उन्होंने सब डिवाइड किया था. मतलब कि अंदर एक ग्रुप है ये, फिर अंदर एक और डिवीजन है. ए और बी नाम का 2 कॉलम और बनाया था हर में उन्होंने. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो नीचे लाइन में लिखना ईच ग्रुप एक्सेप्ट 0 एंड 8. 8 यहाँ पे अब 8 नंबर वाला 8 नहीं लिखेंगे ना, न्यूमरल वाला 8, मतलब ये रोमन वाला 8 लिखेंगे. ठीक है. ईच ग्रुप एक्सेप्ट 0 एंड 8 were further divided into 2 subgroups.
two subgroups. Designated as A and B. Designated as A and B. Okay. ये देखते हैं करके एक बार। तो देखो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8। आपको ग्रुप 0 नहीं दिख रहा होगा ना, क्योंकि ग्रुप 0 खाली। तो आप बोलेंगे सर बनाए तो मेंडेलिंग में जब खाली है। उन्होंने ये सोचा कि इन फ्यूचर एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऐसा आएगा जो बाकी सबसे अलग होगा। हाँ? नहीं, इनर्ट गैसेस। एक ग्रुप बोल रहा हूँ ना पूरा, आप तो एक एलिमेंट बोल रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट अ फुल ग्रुप। देखो मेंडेलीव के समय 63 एलिमेंट्स थे ना, बट अभी तक मेंडेलीव के समय इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, रेडॉन। तो उन्होंने एक ग्रुप अलग से छोड़ दिया है ना, कि इस ग्रुप में हम उनको रख देंगे क्योंकि वो सबसे अलग है, तो उनकी प्रॉपर्टीज सबसे अलग ही होंगी, इसलिए उनको कहीं और नहीं बैठा पाएंगे अपन, तो उनके लिए एक अलग ग्रुप रख देते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? बाकी अलग से आपको ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 8 तक दिख रहे होंगे, और ग्रुप 1 में आप देख रहे हो ना, कुछ एलिमेंट लेफ्ट साइड में लिखे हुए आपको दिख रहा है, लिथियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये सब एक साइड लिखे हुए है ना, लेफ्ट साइड में। और उसी ग्रुप के राइट हैंड साइड में देखो सोडियम लिखा है, कॉपर लिखा है, ऐसे कुछ दिख रहा है राइट साइड में, तो वो ए और बी है। लिखे ना कि ईच ग्रुप इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी, तो वो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे सब डिवाइडेड है। सिर्फ 8 को छोड़ दो और 0 पे तो कुछ नहीं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 8 में ऐसे 3-3 एलिमेंट के 3 ग्रुप बस प्लेस है और कुछ नहीं है 8 में। समझ रहे? 3-3 एलिमेंट है ना, एक आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल है, आप लोगों को दिख रहा होगा ना आपकी टेबल में, बुक में, ठीक है, ये ब्लर है थोड़ा सा, ठीक है। और बाकी आपके रोज 7 रोज थे जिसको पीरियड बोला गया था, और 9 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको ग्रुप बोला गया। समझ रहे हैं? ओके, लिखा नीचे नेक्स्ट एक सब डालना इसी में ही, सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, या आप इसको मेरिट भी बोल सकते हैं। सिग्निफिकेंस और मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। राइट, देखो एक और खास बात, अच्छी बात क्या थी मेंडलीव की टेबल में, उन्होंने ना ग्रुप के ऊपर कुछ फॉर्मूले लिखे थे, ठीक है ना, सबको लिखा हुआ R2O, RH, RO, RH2, R2O3, RH3, RO2, RH4, दिख रहा है सबको। एक्चुअली उन्होंने उस पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स कैसे ऑक्साइड और हाइड्राइड किस
टाइप का बनाएंगे वो लिखा हुआ था। जैसे कि अगर R2O लूम है, R2O मतलब क्या है, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट इसी टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे, बस आपको R की जगह उस ग्रुप का एलिमेंट का नाम लिखना। जैसे H लिखो तो H2O, H2O होता है, Li2O, Na2O, K2O, ये सब आपके ऑक्साइड्स हैं उस ग्रुप के। RH लिखा है, RH का मतलब क्या है, हाइड्राइड। उस ग्रुप के एलिमेंट्स हाइड्राइड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, RH टाइप का, LiH, NaH, KH एंड सो ऑन। समझ रहे हैं? तो उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला ऊपर लिख दिया था कि उस ग्रुप के एलिमेंट उसी टाइप का फॉर्मूला बनाएंगे। मैं क्लियर? जैसे Mg और ये यहाँ पे O है ना, तो RO टाइप का ऑक्साइड बनाएगा इस ग्रुप का सारा एलिमेंट, तो Mg का ऑक्साइड क्या होगा, MgO। समझ रहे? बेरिलियम का ऑक्साइड क्या होगा, BeO। कैल्शियम का ऑक्साइड क्या होगा, CaO। जिंक का क्या होगा, ZnO। सब RO टाइप का बनाएंगे। तो R का मतलब क्या है, सिंबल ऑफ द एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप। उस ग्रुप के एलिमेंट का सिंबल R की जगह रख दो, आपको उसका ऑक्साइड और हाइड्रेट का फॉर्मूला मिल जाएगा। ये एक अच्छा चीज था मेंडेलिव के टेबल में। उसने थोड़ा सा स्टडी को सिस्टमेटाइज किया था, थोड़ा सिस्टमैटिक हुई थी स्टडीज के बाद, इनके पीरियड, इनके टेबल के बाद। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के लिए ना गैप छोड़ दिया था। गैप का मतलब है कुछ खाली जगहें छोड़ दी थी। क्यों छोड़ी थी, ध्यान देना यहाँ पे। उन्होंने क्या बोला, जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया ना, तो उन्होंने बस ऐसा नहीं कि सिर्फ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करते गए। उन्होंने ये भी देख रहे थे कि जो उसके नीचे आ रहा है क्या वो उसके जैसा है या नहीं। अगर उनको लग रहा था कि हाँ उसके जैसा नहीं है तो वो जगह छोड़ देते थे। जैसे कि वो ऐसे ही करते करते आए होंगे, उनको टाइटेनियम मिला होगा, तो उन्होंने कैल्शियम के बाद टाइटेनियम को रखना जरूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि टाइटेनियम एल्यूमिनियम के जैसा नहीं था। टाइटेनियम एल्यूमिनियम के जैसा नहीं था, हालांकि टाइटेनियम को तो यही आना चाहिए था। समझ रहे हो? 40 आपका कैल्शियम का मास है, अगला 47 टाइटेनियम है, तो एटॉमिक मास के हिसाब से यहाँ पे टाइटेनियम को आना चाहिए था, राइट? सही बोल रहा हूँ? बट उन्होंने गैप क्यों छोड़ा? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि टाइटेनियम तो एल्यूमिनियम के जैसा है ही नहीं, तो मैं क्यों टाइटेनियम को एल्यूमिनियम के नीचे रखूं, इससे कंफ्यूजन होगा। इससे सब क्या होगा, ये मानना चालू कर दें कि एल्यूमिनियम टाइटेनियम एक जैसे। जैसे हम ये तो मान रहे हैं ना कि लिथियम सोडियम पोटेशियम एक जैसे, वैसे ये लोग ये भी मानना चालू कर देंगे कि एल्यूमिनियम टाइटेनियम भी एक जैसे, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज तो सेम होती नहीं है। इसलिए उन्होंने एल्यूमिनियम के नीचे की कैप छोड़ दी, ये सोच के कि कभी इन फ्यूचर कोई एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जो एल्यूमिनियम के जैसा होगा और उसको हम फिर यहां रख सकेंगे। समझ रहे हैं? तो अभी उनको बस बताना था कि एल्यूमिनियम के नीचे, तो उन्होंने उसको ऐसे एक नाम दे दिया था, एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के जैसा। एका एक संस्कृत वर्ड है ना, एका, ये एका, तो वो इंग्लिश में अपन उसको एका लिखते हैं, एका। एका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के जैसा, जो यहाँ रखा जाएगा इन फ्यूचर। ये भी एक अच्छा पॉइंट था कि उन्होंने अपने एटॉमिक मास के हिसाब से टाइटेनियम को यहाँ रख के आगे रख दिया और उसके लिए गैप छोड़ दिया। आगे जाके जब एक एलिमेंट गैलियम नाम का डिस्कवर हुआ, वो एल्यूमिनियम के जैसा ही था, तो उसको अपन ने बाहर। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ऐसे कुछ मेरिट वाले पॉइंट थे, अच्छे पॉइंट्स थे मेंडेलिव के, उसको अपन देखते हैं, फिर ड्रॉबैक में आएंगे। ठीक है, चलो पहले लिख दो मेरिट्स या सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पॉइंट लिखना, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। हाइफन डाल के लिखो इस पॉइंट में, द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल सिंप्लीफाइड, द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल simplified and systematized and systematized and systematized the study of the elements, the study of the element, the study of the elements and their compounds, and their compounds, and their compounds. Full stop.
Thus, knowing the property of one element in a group, thus knowing the property of one element in a group, thus knowing the property of one element in a group, comma, the properties of other element in the group, the properties of other element in the group. Thus, knowing the properties of one element in a group, the properties of the other elements in a group can be easily predicted. Can be easily predicted. Can be easily predicted. ठीक है? Second point लिखना, prediction of new elements. Prediction of new एलिमेंट्स, वही जो उस समय उनके समय डिस्कवर नहीं थे, बट उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि आगे जाके आएंगे, और नाम उन्होंने अभी एका एल्यूमिनियम इस टाइप का, एका जर्मेनियम इस टाइप का दे दिया. ठीक है, देखना इस पे नेक्स्ट, एका सिलिकॉन, सॉरी एका जर्मेनियम. जर्मेनियम तो डिस्कवर हुआ था तो सिलिकॉन के नीचे रखाया था. देखो आइकन डाल के, while arranging the elements, while arranging the elements, देखो सिलिकॉन के नीचे भी एक जगह खाली दिख रहा है, यानी सी ये सिलिकॉन है ना ऊपर, और उसके नीचे देखो 72 वाला जहां लिखा है वो जगह खाली है ना. हमने हर ग्रुप को ए और बी में डिवाइड किया है ना, तो इसके ए में तो लिखा हुआ है सी है, टी आई है, बट यहाँ पे एक जगह उन्होंने गैप छोड़ा हुआ है ना, दिख रहा है, वो सिलिकॉन के नीचे का गैप है, तो इसको नाम देंगे एका सिलिकॉन और इसको नाम देंगे एका एल्यूमिनियम. समझ रहे हैं? प्रेडिक्ट किए थे, बट अभी जो मास लिखे वो तो उन्हीं के लिखे हैं. मास तो ऐसे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, बट जरूरी नहीं कि मास सेम हो. चलो, तो क्या लिखे, while arranging the elements according to their properties, while arranging the elements according to their properties, Mendeleev left some gap, Mendeleev left some gap, Mendeleev left some gap which represents unknown elements, which represents, वो gap का मतलब क्या है, unknown elements, which represents unknown elements. He also predicted their name. He also predicted their names according to their positions. According to their positions. For example, he predicted the properties of gallium. For example, he predicted the properties of gallium. For example, he predicted the properties of gallium. ब्रैकेट में एका एल्यूमिनियम, गैलियम लिख के ब्रैकेट में आप लिखेंगे एका एल्यूमिनियम, ब्रैकेट क्लोज करके, एंड जर्मेनियम, ब्रैकेट में एका सिलिकॉन. थर्ड लिखना, थर्ड मेरिट या सिग्निफिकेंट आपका मेंडेलिव टेबल का, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस, correction of doubtful atomic masses. Mendeleev table has helped in, Mendeleev table has helped in, Mendeleev table has helped in correcting the doubtful atomic masses of some elements. Correcting the doubtful atomic masses of some elements. Doubtful atomic masses of some elements.
helped in correcting the doubtful atomic masses of some elements. For example, beryllium was assigned an atomic weight of beryllium was assigned an atomic weight of 13.5. वैसे होता क्या है वेट बेरिलियम का? बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो मास 9. मास क्या होता है? ये करेक्टेड मास है ना, बट मेंडली जब टेबल क्लासिफाई कर रहे थे ना, टेबल बना रहे थे, तब पिछले साइंटिस्ट लोगों ने बेरिलियम का मास 13.5 कैलकुलेट किया. तो उस हिसाब से मेंडलीव को तो उसको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डालना चाहिए ना, क्योंकि कार्बन का मास होता है 12 और नाइट्रोजन का मास होता है 40. तो बेरिलियम को तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए था, क्योंकि उनकी टेबल तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग थी ना. 12 के बाद ही ना 13.5 आएगा, फिर ना 14 आएगा. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बट जब वो प्लेस कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि ये तो इसके जैसा नहीं है, इसके ऊपर जो एलिमेंट होगा जो भी उनके जैसा नहीं है आ रहा होगा ये, तो उन्होंने फिर इसका मास वापस से स्टडी किया, और जब उनको पता चला कि इसका मास एक्चुअली में क्या है, 9. ही करेक्टेड द मास ऑफ बेरिलियम. ठीक है, एक लाइन लिखना है इसके नीचे. और क्या लिखे? बेरिलियम वाज असाइन्ड एन एटॉमिक वेट ऑफ 13.5. To stop, if beryllium has an atomic weight of 13.5, if beryllium has an atomic weight of 13.5, if beryllium has an atomic weight of 13.5, it should have been placed between carbon bracket में 12 and nitrogen bracket में 14. If beryllium has an atomic weight of 13.5, it should have been placed between carbon bracket में 12 and nitrogen bracket में 14. Bracket close. But beryllium did not justify such a position. Justify कहने का मतलब उसको नीचे वालों के जैसे रहना पड़ेगा ना, ऐसा कुछ था नहीं. ठीक है, but beryllium did not justify such a position, and its mass was corrected to 9. जो किसके बीच में आएगा? लिथियम 7 एंड बोरॉन 11. बोरॉन का 11 होता है, लिथियम का 7, इन दोनों के बीच में आ सकता है 9. ठीक है, क्या करेक्टेड टू 9 and was placed between boron and lithium and boron, and was placed between lithium and boron. ठीक है, तो these were some merits बोल सकते हैं of Mendeleev table. तो अच्छे पॉइंट्स थे. ठीक है, इसके पहले के जो दोनों टेबल अपन पढ़े उनमें हमने सिर्फ ड्रॉबैक ही लिखे. ठीक है, बट मेंडलीव ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया था, इसलिए हम इनका कंट्रीब्यूशन या मेरिट्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसी में समझ डालना ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन या डिफेक्ट, तीनों का मतलब एक ही है. ठीक है, आप ड्रॉबैक बोलो, लिमिटेशन बोलो या डिफेक्ट बोलो इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि फॉल्ट क्या था, बाकी अपन इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. एक सबसे बड़ा फॉल्ट था कि मेंडलीव समझा नहीं पाए थे कि क्यों प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है. उन्होंने ये तो बोला कि लिथियम के नीचे पोटेशियम सोडियम है वो उनके जैसे हैं, पर क्यों ऐसा क्यों हुआ वो ये जस्टिफाई नहीं कर पाता, मतलब इसका रीजन नहीं बता पा रहे थे. व्हाट इज द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी वो बता नहीं पा रहे थे. तो मैं पॉइंट ये मतलब he was unable to explain the cause of periodicity, but he was
एबल टू एक्सप्लेन कि हाँ ये दोनों एक जैसे हैं, बट क्यों है ये नहीं पता है बस। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन या डिफेक्ट इन द टेबल। सेकेंड था कि आइसोटॉप्स को उन्होंने नहीं रखा। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? दे आर द, आप टेबल बना रहे हो क्या पूरी एरिया? तुम लोग पहले बात में बनाते हैं, अच्छा जरूरत नहीं है अपन को वो टेबल बनाने की, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से तो उनकी टेबल में हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम यानी कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, ये उनके आइसोटॉप्स के नाम होते हैं ना। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, एक का मास 1, एक दूसरे का मास 2 और तीसरे का मास 3, और इनके नाम भी होते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। तो उनको तो ये तीनों को रखना चाहिए था अपनी टेबल में, क्योंकि तीनों के मासेस अलग अलग है ना, और इसी ऑर्डर में होना चाहिए था तीनों को, बट सिर्फ हाइड्रोजन ही था उनकी टेबल में। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये एक ड्रॉबैक था कि आपने आइसोटॉप्स क्यों नहीं रखा। आप तो आपने तो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया ना टेबल, तो व्हाई यू हैव नॉट इंक्लूडेड आइसोटॉप्स? आपने कार्बन 14 क्यों नहीं रखा अपनी टेबल में, आपने सिर्फ कार्बन 12 रखा, व्हाई नॉट कार्बन 14? तो ये एक और ड्रॉबैक जो अभी टेबल में जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अभी की टेबल तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज है और तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है 111, इसलिए एक ही रखते हैं। अभी अपन जस्टिफाई कर पा रहे हैं राइट, बिकॉज अभी की टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज है और तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। रही बात मास की, तो अभी जो मास लिखा हुआ है वो इनका एवरेज एटॉमिक मास है। क्या है? एवरेज एटॉमिक मास, व्हिच इज कमिंग आउट टू बी 1.008। इसको अपन अप्रोक्सीमेटली 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। और एटॉमिक मास मैंने कैलकुलेट करना बताया फर्स्ट चैप्टर में, कैसे अपन एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, सबका अबंडेंस देख के। नेचर में 98 पॉइंट समथिंग परसेंट 1 वाला हाइड्रोजन है, और बचा हुआ जो 1% है वो ये दोनों है। तो अपन अबंडेंसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए आपका मास 1 के ज्यादा करीब है, ना कि 2 और 3। एवरेज जो आया है वो 1 और 1 के पास है ना, 1.008। 2 और 3 से तो ये दूर है बहुत नंबर, 1 के ज्यादा पास है राइट। क्यों ऐसा? क्योंकि 1 वाला हाइड्रोजन नेचर में ज्यादा अवेलेबल है। समझ में आ रही बात? ठीक है। वैसे ऐसे अपन क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एक आइसोटॉप 35 वाला होता है और दूसरा 37, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 ही होता है, इसलिए एक ही क्लोरीन रखा है टेबल में, आज की टेबल में। बट मेंडेलिव ने दोनों को क्यों नहीं रखा? मेंडेलिव को तो रखना चाहिए था, हमने रख दिया एक ही, क्योंकि हमारा टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज है और दोनों का एटॉमिक नंबर कॉमन है 17। अब रही बात इनके मास की, तो ये वाला आइसोटॉप 75% अवेलेबल है आपके सराउंडिंग में, और ये 25%। तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे ना, तो यू विल गेट 35.5। तो आप देख रहे हो एवरेज किसके ज्यादा करीब है? 35 के, क्योंकि उसका अबेंडेंसी नेचर में ज्यादा। इन द सेम वे यहाँ पे भी एवरेज एटॉमिक मास 1 के ज्यादा करीब है, क्योंकि 1 वाले का अबेंडेंसी नेचर में सबसे ज्यादा। ठीक है। तो ये एक और ड्रॉबैक था कि पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, आपने क्यों चुप हो गए, नहीं बोल पाए, ठीक है। उसके बाद एक और था कि कुछ एलिमेंट्स जो एक जैसे थे, बट वो मास के कारण उन्होंने उनको एक साथ नहीं रख पाए। एक जैसे थे बट अलग अलग प्लेस थे, और कुछ एलिमेंट्स एक साथ प्लेस थे बट एक जैसे नहीं थे। दोनों उल्टा पॉइंट है ना, जबकि वो तो ये बोल रहे थे कि मेरे सारे ग्रुप वाले एलिमेंट एक जैसे होंगे, बट देयर वर सम एलिमेंट्स, कुछ पेयर, कुछ ग्रुप ऐसे थे जो सिमिलर थे पर अलग अलग थे, placed at different locations but were similar to each other। और कुछ एक साथ थे बट थे अलग अलग, मतलब प्रॉपर्टी वाइज अलग अलग थे बट प्लेस एक जगह पे थे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये भी एक ड्रॉबैक था उनकी टेबल। हाइड्रोजन की पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए, खैर वो तो आज की टेबल में भी जस्टिफाइड नहीं है। हाइड्रोजन आपके मेटल की तरह भी बिहेव करता है, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। इट इज बोथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप H का H पॉजिटिव भी बना सकते हो और H नेगेटिव भी बनता है। इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑल्सो, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑल्सो। तो उसको फिर आपने अभी की टेबल में भी उसको मेटल के ऊपर रखा हुआ, तो हमने उसको नॉन मेटल के ऊपर क्यों नहीं रखा? ये एरर, तो ये डिफेक्ट तो आज की टेबल में भी, समझ रहे हैं? तो दीज वर सम डिफेक्ट्स जो मेंडेलिव की टेबल में थे, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे और फिर अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।